हेलो, आवाज आ रही बेटा? हेलो हेलो। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? एक बार यस कर लीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? हेलो। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना? और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ पे भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ग्राफ के लिए देखिए, ये आपको बताया जा चुका है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। खैर, तो ग्राफ में आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है और उसी से आप क्वेश्चंस बनाओगे। ये कई बार कर चुके हैं हम लोग, ठीक है? तो वो ये है कि हमारा जो भी दो तीन टाइप के ग्राफ हम लोगों ने पढ़े हैं, और वो ग्राफ अपना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ, ठीक, और एक एएस ग्राफ। तीन ग्राफ पढ़ा था, याद है सबको? अब इसमें भी जैसे आप वीटी ग्राफ की बात करते थे, ये अपना वीटी ग्राफ था। तो वीटी ग्राफ के बारे में क्या चीजें आपको पता होती थी कि इसका स्लोप, कोई भी वीटी ग्राफ है, इस वीटी ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता था? एक्सेलरेशन, है ना? और इसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या देता था? डिस्प्लेसमेंट। याद आ रहा है सभी को? ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था तुम लोगों की वी से मॉड वी अगर बनाना हो, अगर वी से हमें मॉड वी का कर्व बनाना हो, मान लो अपने पास कोई वीटी ग्राफ ऐसा है, ऐसा है वीटी ग्राफ, ठीक है। अब इस वीटी ग्राफ का हमें मॉड वी वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है, तो क्या करते थे आप? मॉड वी वर्सेस टी का ग्राफ कैसे बनाते थे? इसी एरिया को जो नीचे है उसको क्या करते थे आप? रिफ्लेक्ट कर देते थे। ये है जो नीचे वाला एरिया है, टाइम को मिरर मानते हुए, इसको एक मिरर मानते हुए, इसका इधर आप इसको क्या कर देते? रिफ्लेक्ट कर देते थे। ठीक है, ये हो जाएगा अपना वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ से मॉड वर्सेस टी ग्राफ, ये अपना मॉड वर्सेस टी ग्राफ हो जाएगा। और मॉड वर्सेस टी मतलब स्पीड, है ना? स्पीड वर्सेस टाइम। तो स्पीड वर्सेस टाइम का एरिया आपको क्या देगा? एरिया ऑफ मॉड वी वर्सेस टी क्या देता था? डिस्टेंस। तो आप क्या बोलते थे कि इसका हम एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। ये सब बातें बताई जा चुकी हैं, ठीक है? समझ में आ गया? ये सब बस रिकैप कर रहा हूं क्योंकि इस पे अभी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है। इसी तरीके से आप बोलते थे कि सर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, अगर हम कोई पहले एटी ग्राफ की अगर बात करो, तो एटी ग्राफ, कोई भी एटी ग्राफ है, वो एटी ग्राफ यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है ना? तो नहीं, ये सब टेस्ट में नहीं आएगा भाई। टेस्ट में ये सब कहाँ आने वाला है? टेस्ट में केवल वेक्टर और बेसिक मैथ्स आ रहे हैं। तो अब अपने पास एटी ग्राफ की बात करो तो एटी ग्राफ कैसा भी हो सकता है ना? एटी ग्राफ अपना स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तो जो भी एटी ग्राफ में हमें मिलता है वो ये मिलता है कि इसका जो स्लोप है वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी, है ना? स्लोप ऑफ एटी ग्राफ हमें क्या देगा? वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू क्या होता है? डीवी बाई डी टी। यहीं से आपको आइडिया लगेगा, ये वेलोसिटी देगा। सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं, चेंज इन स्लोप नहीं, स्लोप तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा ना। एरिया अंडर एटी ग्राफ, एरिया अंडर
ए वर्सेस टी ग्राफ, वो आपको क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी, कल भी बताया था चेंज इन वेलोसिटी। ये कुछ रटना नहीं है आपको। कैसे? ए डी टी इंटीग्रेशन इक्वल टू डी वी, वी इनिशियल से वी फाइनल, और ये 0 से टी जहां से जहां ले लो, यही चीज तो है। तो आपको एरिया अंडर एटी ग्राफ आपको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। इसी तरीके से ए वी टी का हो गया, मॉड वी हो गया, ये हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की बात करते हो तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जो ग्राफ है अपना, ठीक है, कोई भी अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है उससे डिस्टेंस कैसे निकालोगे? पहली बात तो ये देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, मान लो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सभी बच्चे समझ रहे हैं कि आपका ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, बट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये तो सभी बच्चों को क्लियर है, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो मान लीजिए आपने कोई ग्राफ बनाया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, कैसा भी ले सकते हो। एक बार पॉजिटिव होके मान लो नेगेटिव हो रहा है वो, तो कोई कर्व लेते हैं, स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस भी वही रहेगा, है ना। तो कोई कर्व ले लेते हैं, तो कर्व के लिए मान लो आपका ऐसा है कोई, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए ऐसा है, थोड़ा सा इसको ऐसा बनाता हूं, रुको। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ है कर्व। तो पहले ये लिख लें क्या देता है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो कर्व है, इसका जो स्लोप है, स्लोप तो सब लोग समझते हो क्या देता है? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। क्यों? क्योंकि ds बाई डी टी हमारा होता है वेलोसिटी, तो ये स्लोप इसका आपको क्या देगा? वेलोसिटी। ठीक है, अब ये सब बातें आपको बस ध्यान रखनी है, क्योंकि अब आगे हम क्वेश्चंस में यही छोटी छोटी बातें आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छा, कुछ इम्पॉसिबल कर्व हैं, है ना, कि जो आप बोल सकते हो कि वो इम्पॉसिबल हैं। कैसे? जैसे कभी तो मैं ऐसा कर्व दिखे जिसमें कि एक ही पोजीशन पे, एक ही टाइम पे, दो जगह पे पार्टिकल की दो जगह वेलोसिटी हो रही है ना, या दो जगह पे अपना, मान लो ये वीटी कर्व है, ठीक है, और पार्टिकल को ऐसा कुछ दिखे कि पार्टिकल मान लो ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कि एक ही टाइम में, ये नहीं, एक ही टाइम में नहीं होना चाहिए, अलग अलग टाइम में तो फिर से हो सकता है, एक ही टाइम में नहीं होना चाहिए। तो एक ही टाइम में कोई भी हमारे पास वेलोसिटी का दो वैल्यू नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होगा, देखो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हो गया तो आप समझते हो कि क्या होगा फिर। यहां पे एक ही टाइम में पार्टिकल दो वेलोसिटी नहीं ले सकता ना, समझ रहे हो? पार्टिकल एक ही टाइम में दो वेलोसिटी नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहां पर अपने पास t इक्वल टू टी नॉट है, वहां पे आपको देखो v1 भी मिल रहा है, v2 भी मिल रहा है, तो नॉट पॉसिबल है ये ग्राफ, बिकॉज एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट हमारी यूनिक, नॉट पॉसिबल एज एट at any time t equal to t naught,
पार्टिकल अटेंड टू वेलोसिटीज, है ना, वो नहीं हो सकता, पार्टिकल अटेंड टू वेलोसिटी। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, आप लोग अभी रिजल्ट को लेके ही परेशान हो, मैंने कल भी बोला था रिजल्ट को लेके मत परेशान रहिए, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है, आगे के लिए ध्यान दीजिए, जिनके अच्छे आए बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं आए वो आगे के लिए अपनी चीजों को ध्यान दीजिए कि आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, तो डोंट बी पैनिक। और दिन भर आप उसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन सोच रहे हो रिजल्ट को लेके, मत सोचो कि उसके ज्यादा आ गए मेरे कम आ गए, क्योंकि ये आपका एंड गोल नहीं है ना, ये तो अभी जर्नी तुम्हारी शुरू हुई है, अभी आपको बहुत दूर तक जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से कभी भी जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के साथ भी ऐसा ही हो सकता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में ऐसा हो जाए कि एक ही टाइम में आपको 2 पोजीशंस मिल रहे हो। भाई एक जगह पे तो एक ही पोजीशन होगा ना पार्टिकल, चाहे वो नेगेटिव में रहे चाहे पॉजिटिव में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पार्टिकल के पास एक ही टाइम पे 2 पोजीशंस मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और ऐसे कोई शार्प टर्न भी नहीं आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ले रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मोशन। क्यों नहीं है, आप रीजन समझते हो। यहां पे क्यों नहीं है, यहां पे तो हर जगह पे पार्टिकल अलग ले रहा है, बट यहां पे क्या होगा, जो ये आपको कभी भी ऐसा एक शार्प एज नहीं दिखना चाहिए। अब ये थोड़ा आप अभी नहीं समझ पाओगे, थोड़ा आप फिजिक्स मैथ्स पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां से समझोगे। और आप ऐसे भी सोचो कि आप टेंजेंट जरा देखो, समझ सकते हो, ऐसा नहीं है। मैंने तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में ये जरूर सिखाया है कि जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ध्यान से देखो, स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी देता है। तो आप बोल सकते हो कि सर इसमें तो बड़ा अलग लग रहा है। यहां पर अगर मैं टी नॉट की बात करूं तो टी नॉट पे इस 2 लाइन एक साथ, दो लाइन का स्लोप आपको मिल रहा है, ये देखिए टी नॉट पे आपको 2 लाइन का स्लोप मिल रहा है। कौन कौन से का, एक इसका होगा और एक इसका होगा, मानते हो। इसका स्लोप अगर ये थीटा है, ये θ1 है और ये θ2 है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट पे वी हैव 2 टेंजेंट ऑफ ST ग्राफ, P पॉइंट पे वी हैव 2 टेंजेंट ऑफ ST ग्राफ, मतलब P पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, P पॉइंट पे क्या मिल जाएगा हमें, P पॉइंट पे हमें मिल जाएगा आपका 2 वेलोसिटी। एक सिंगल पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 वेलोसिटी। तो एट P पॉइंट 2 टेंजेंट्स, स्ट्रेट लाइन का स्लोप, टेंजेंट आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है यहीं पे वेलोसिटी देगा। इस लाइन का भी स्लोप मिल रहा है, इस लाइन का भी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी देख लेना कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ या वीटी ग्राफ भी यही एक्सेलरेशन के लिए भी हो जाएगा। तो चाहे एसटी ग्राफ हो चाहे वीटी ग्राफ हो, वो शार्प एज नहीं बनाए, ठीक है, कोई एज नहीं होना चाहिए एट पी पॉइंट 2 वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इन टी इक्वल टू टी नॉट, एक ही टाइम में 2 वैल्यू मिल रही है वेलोसिटी के, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि कभी भी ग्राफ हमेशा जो होगा वो स्मूथ होगा कर्व, ठीक है, वो कभी भी शार्प एज नहीं लेगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या एटी ग्राफ के लिए आप जब बोलोगे तो देखिए एटी ग्राफ में हम बोल सकते हैं कि यहां पर एटी ग्राफ के लिए ध्यान से देखो, वहां आप बोल सकते हो, क्योंकि da/dt ऐसा कुछ तो हमें देता नहीं है कि एक ही पॉइंट पे हम बोलें कि 2 चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इम्पॉसिबल हैं, तो वो चीज मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, उससे आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बना सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है,
ठीक है, और उससे आप क्या करना चाहते हो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना चाहते हो। ठीक है, मान लो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अपना कैसा है, ऐसा है। ठीक है, तो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब इसका जो है हमको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। सभी बच्चों को ये पता है, इतना कई बार क्वेश्चंस कर चुके हो कि सर यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे गया, और फिर धीरे धीरे वो यहाँ पर आने के बाद किसी टी नॉट पे, और ये मान लीजिए कुछ कुछ भी हो सकता है, मान लो 2t नॉट है, तो ये 2t नॉट पे आके फिर से 0 होता है, मतलब वो लौट कर वहीं आता है। यही तो मतलब है इसका। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल यहां से शुरू होता है टी नॉट, टी इक्वल टू 0 से, टी नॉट पे यहां पर आता है, अपनी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है टी इक्वल टू टी नॉट पे, और फिर ऐसे ये लौट जाता है। ऐसा कई केस हम लोगों ने देखा है, टी इक्वल टू 2t नॉट पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, बट डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस कैसे बनाएंगे, तो कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस कर्व से डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व खींचना हो तो क्या करते हैं, देखो आपको पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, और वो घट नहीं सकता, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ेगा। अगर मैं इसका आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, ये अपना डिस्टेंस है और ये अपना टाइम है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने का तरीका क्या है डिस्प्लेसमेंट से, वो देखिए, जहां पे बेंडिंग हो रही है ये इंक्रीजिंग है, टाइम के साथ इंक्रीजिंग है, फिर जहां पे मैक्सिमा आ रहा है ना, उसके बाद ये डिक्रीज कर रहा है, वहां पे आप क्या करिए, वहां पे ऐसे एक टेंजेंट खींच दीजिए ऐसे। अब इस लाइन से देखिएगा, इसको आप एक लाइन मान लीजिए, इसको मिरर मान लीजिए, अब इससे इसको एज ए मिरर मान लो, और इस वाले ग्राफ को रिफ्लेक्ट करा दो, इस वाले ग्राफ को क्या करो, मिरर मान के रिफ्लेक्ट करा दो। तो रिफ्लेक्ट कराओगे तो कैसा हो जाएगा बताओ ये ग्राफ, जल्दी बताओ। अब आप इसमें कैसे बोलोगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, यहीं से आपने इसको रिफ्लेक्ट कराया है, तो ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा, और फिर ये चीज इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कराओगे तो कैसा बनेगा इमेज, बोलो ऐसा बनेगा। इस लाइन के अबाउट अगर इसको रिफ्लेक्ट कराओगे तो ये लाइन ऐसा बन जाएगा, ये इस तरीके से ऐसा चला जाएगा, तो ये अपना बन जाएगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम। शायद समझ गए होंगे सभी लोग, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो आपको डिस्टेंस हमेशा इंक्रीजिंग दिखना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, ये लॉजिक है। डिस्टेंस हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा दिखना चाहिए, इंक्रीजिंग, वो कभी डिक्रीजिंग नहीं दिखेगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस की वैल्यू बढ़नी चाहिए हमेशा, आप समझते हो ये बात, ठीक है। ये हो जाएगा अपना टी नॉट, ये हो जाएगा 2t नॉट, और ये हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस हमेशा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। तो कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो तो आप वहां से डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बना सकते हो। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ये क्लियर है? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में भी शार्प एज नहीं होगा, क्योंकि वो आपको एक स्पीड वर्सेस टाइम में भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी है ना। क्लियर है? तो डिफरेंशियल, अभी आप उसको शार्प एज वाला चीज और अच्छे समझोगे जब थोड़ा टेंजेंट के बारे में समझ जाओगे, क्योंकि शार्प एज पे 2 टेंजेंट हो जाएंगे। देखिए किसी कर्व में टेंजेंट तो सभी बच्चे समझते हैं, अगर ये शार्प एज हो जाए तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो इस पॉइंट पे 2 टेंजेंट है जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ग्राफ में अगर शार्प एज है, जो मैंने आपको डायरेक्शन वेलोसिटी के हिसाब से बता दी यहाँ पर, तो शार्प एज होगा तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, और उसके वजह से फिर आपको 2 जगह पे
आपको एक ही टाइम में दो वेलोसिटी की वैल्यू नजर आएगी यहां पर, इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बच्चों को सभी चीज ये सब? ठीक है, तो ये बेसिक ग्राफ के बारे में मैं तुम्हें बताया। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और जानो, जैसे तुम लोग बोलते हो कि वीटी ग्राफ को देखकर ये पता लगा लेते हो, वीटी ग्राफ को देखकर ये पता लगा लेते हो ना कि अपना इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कैसा है। आप ये बोलते हो जैसे एटी ग्राफ, सॉरी वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। तो वीटी ग्राफ में आप बोलते हो कि जैसे कि आपका ऐसा हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, ठीक है, या फिर वीटी ग्राफ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो आप बता सकते हो ना कि इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। बताइए आप लोग, किस वाले ग्राफ में आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? वहां से आप बता सकते हो एक्सेलरेशन के बारे में। हर पॉइंट पे नॉन यूनिफॉर्म है। वीटी ग्राफ जब अपना एक कर्व होता है तो ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। जब वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होगा, और जब स्लोप कांस्टेंट होगा तो मतलब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला जाएगा। लेकिन यहां पर वीटी ग्राफ अपना कर्व है, तो हर पॉइंट पे जब टेंजेंट खींचोगे, जैसे यहां पर टेंजेंट 0 दिख रहा है तुम्हें, यहां पे टेंजेंट देखो, यहां पे एक टेंजेंट आएगा। अब इन टेंजेंट्स की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है कि घट रही? थीटा क्या हो रहा है आप देखो, यहां पर अगर कोई टेंजेंट खींचते हो तो हर जगह पे आपको ये थीटा पैरेलल एक्स के साथ क्या दिख रहा है? बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन यहाँ इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, दिख रहा है? तो यहां से आपका ये थीटा 2 है, मान लीजिए ये थीटा 1 है, और यहां पर थीटा 0 है। तो 0 से आप देख रहे हो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ये मानते हो? तो यहां पे मतलब tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, मतलब स्लोप ही तो है tan थीटा, मतलब ए यहां पे अगर कोई पॉइंट P ले रहे हो, ये Q ले रहे हो, तो एक्सेलरेशन ऑफ P इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ Q, मानते हो कि नहीं? और ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, सभी को दिखता है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। बोलो भाई, क्लियर है सभी को? तो ये अपना इंक्रीजिंग कर्व है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग कर्व में जब भी वीटी कर्व इंक्रीजिंग हो तो देख लेना अपने पास क्या होगा, उसका स्लोप जो है बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन आपका, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। इस केस में देखो क्या है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन बट डिक्रीजिंग है, मानते हो कि नहीं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ये भी है बट डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, यहां पे टाइम के साथ एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। स्लोप से ये चीज पता लगा रहे हो। यहां पे अपना एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है। कैसे? आप यहां पे भी अगर टेंजेंट खींचना शुरू करो तो आपको क्या दिखेगा? यहां पे अगर टेंजेंट खींचते हो ओरिजिन पे तो कुछ ऐसा दिखेगा। फिर जैसे जैसे आप यहाँ पे टेंजेंट खींचते हो तो स्लोप जो है उसका एंगल कम होने लगेगा। एक ऐसा भी टाइम आ सकता है कि आपका वो पैरेलल हो जाए, है ना। तो ये सब चीजें आपको बताई भी गई हैं कई कई बार। तो ऐसा होगा। तो एक्सेलरेशन आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो यहाँ पर अपना थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 है ना टाइम के साथ। तो tan थीटा 1 ग्रेटर देन tan थीटा 2 है। तो आप बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन यहां पर क्या है? डिक्रीजिंग इन नेचर है, एक्सेलरेशन अपना डिक्रीजिंग इन नेचर है। क्लियर है सभी को? तो यहां पे वेलोसिटी अपनी डिक्रीजिंग इन नेचर होगी।
तो एक्सेलरेशन के लिए आप बता सकते हो कि एक्सेलरेशन भी स्लोप अगर वीटी ग्राफ में आप खींचना, बी पार्ट में क्या कह रहे हो? बी पार्ट में हाँ डिक्रीज ही तो कर रहा है। tan थीटा वन अपना जो है छोटा है, उल्टा कर दिया मैंने क्या, नहीं सही है। तो tan थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू है। टाइम के साथ अपना टेंजेंट का जो स्लोप है वो घटता जा रहा है। तो जब टाइम के साथ जो है इसका स्लोप घटता जाएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, ये एक्सेलरेशन घट रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड घट रहा होगा, बस ये बोल सकते हो। रिटार्डेशन कब बोलोगे? जब v और a के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलिए। लेकिन एक और चीज सीखिए, क्या मैं एसटी ग्राफ को देखकर बता सकता हूं कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब एक्सेलेरेशन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम को, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम को देखकर भी बताया जा सकता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपका कॉनकेव हो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपका अगर मान लीजिए कॉनकेव होता है, ठीक है, अभी जैसे आपने यहां पर देखा, ठीक है, तो इसमें भी आप क्या देख रहे हो कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली हमारी क्या कर रही है, बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड है ना। तो यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही, तो कॉनकेव में ध्यान रखिएगा, अभी ये देखा ना आपने, तो इसके लिए कॉनकेव अगर हो, कॉनकेव हो, एसटी ग्राफ अगर कॉनकेव हो, इसको आप कॉनकेव बोलोगे, वाई एक्सिस की तरफ मुड़ा हो। सेकेंड ग्राफ में एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, हाँ भाई डिक्रीजिंग है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन डिक्रीजिंग, बिल्कुल डिक्रीजिंग ही लिखा है मैंने। ठीक है, तो यहां पर अपने पास एसटी ग्राफ में यहां पर बात करो आप, तो इसको देखकर भी बता सकते हो कि यहां पर जो स्लोप है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यहां पे अब स्लोप की बात नहीं करेंगे, स्लोप के रेट ऑफ चेंज की, ds बाई dt की बात नहीं कर रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं कि यहां पे अगर आप टेंजेंट खींच रहे हो तो ds बाई dt, इससे तो देख के समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को कि वेलोसिटी यहां से कंटिन्यूसली बढ़ रही है, टेंजेंट आपका जो है, टेंजेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहां पर जैसे खींचोगे, यहां पर खींचोगे तो टेंजेंट आपका का ग्राफ जो स्लोप होगा वो ऐसे बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो आप समझ ही रहे हो कि वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, है ना। तो यहां आप बता सकते हो कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके लिए आप यहां पे क्या कर सकते हो कि जैसे जैसे ये थीटा अपना बढ़ रहा होगा, ठीक है, तो ds बाई dt अपना बढ़ रहा है, तो ds बाई dt आपका बढ़ रहा है, तो कॉनकेव, बिल्कुल कॉनकेव है ये। तो इस केस में ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक्सेलरेशन भी जो है क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग होगा, एक्सेलरेशन भी अपना मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देखो, अगर एसटी ग्राफ हमारा अगर सेकेंड डिग्री है तो वीटी ग्राफ अपना क्या हो जाएगा, वीटी ग्राफ अपना क्या होगा बताओ, अगर एसटी ग्राफ अगर सेकेंड डिग्री है तो वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा, लीनियर, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, यहां से आप ये बता सकते हो कि एक्सेलरेशन जो अपने पास है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बस ये बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव आप ये यहां से बता सकते हो। अगर ये कॉनकेव है तो देख लीजिएगा, एसटी ग्राफ अगर अपना कॉनकेव होगा, ठीक है, तो कॉनकेव के लिए इंक्रीजिंग होगा, यहां पे एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर यहां पर ऐसा होता है, उल्टा हो जाए, तो इसको देखकर भी आप बता सकते हैं कि पार्टिकल रिटार्ड कर रहा होगा। ये तो आप लोग समझ ही रहे हो कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि वेलोसिटी भी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। यहां पर आप क्या बोल सकते हो, v भी इधर होगा,
और ए भी इधर होगा, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि एक्सेलरेटेड मोशन है, आप डायरेक्ट यहाँ पे ये बोल सकते हो कि एक्सेलरेटेड मोशन है। कॉनकेव को देखेंगे तो एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर एसटी ग्राफ को डायरेक्ट देखकर आप बता सकते हो कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। रिटार्डेशन में कैसा हो जाएगा आप समझ लिए आप कि कॉन्वेक्स हो जाएगा हमारा। अगर कॉन्वेक्स है एसटी ग्राफ तो आप समझ रहे हो कि वेलोसिटी, इसका स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी, है ना। स्लोप आपका यहां पर आप देखो, उसके बाद फिर यहां पर, फिर कभी यहां पर मान लो यहां पर आके जीरो ही हो जाए। तो धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि ds बाई डी टी मतलब वेलोसिटी इसकी डिक्रीजिंग है, और जब वेलोसिटी इसकी डिक्रीजिंग है तो रिटार्डेशन रहा होगा, मतलब v ऐसा रहा होगा, a ऐसा रहा होगा। तो एस टी ग्राफ आपका कॉन्वेक्स अगर है, कॉन्वेक्स अगर है तो आप बोल सकते हो एस टी ग्राफ अगर कॉन्वेक्स है तो रिटार्डेशन आप बोल सकते हो। तो ग्राफ को देखकर भी आप बता सकते हो एस टी ग्राफ को कि एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्डिंग है। देखो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, इसमें ऑब्वियसली अगर एस टी ग्राफ की बात करते हो, अगर वो तो देखो डिपेंड करेगा, क्योंकि कर्व पैराबोला अगर होगा, जरूरी नहीं है ना कि सारा कर्व पैराबोलिक हो। अगर पैराबोलिक है तब तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट रिटार्डेशन होगा, क्योंकि पैराबोलिक में एस जो है टी स्क्वायर का फंक्शन होगा। तो जब इसे ds बाई डी टी करोगे तो v जो है लीनियर फंक्शन होगा, फिर इसे dv बाई डी टी करोगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। शायद समझ गए। तो अगर आपका पैराबोलिक कर्व होगा, ठीक है, अगर आपका जो है फिजिक्स पैराबोलिक होगा तो पैराबोलिक कर्व में जो है आप बोल सकते हो कि वो क्या होगा, कांस्टेंट रिटार्डेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा एसटी ग्राफ को देखकर। लेकिन अगर कोई और कर्व है तो हम उसमें नहीं बता सकते, ठीक है। इतना बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस पे। जैसे कि मान लो एक बेसिक क्वेश्चन पहले करते हैं। तुम लोग कल एक क्वेश्चन भी दिया था, किए थे, यही क्वेश्चन तो था शायद। हाँ, पहले इसी से शुरुआत करते हैं। किए थे इसको तुम लोग, ये होमवर्क में डाला था स्लाइड में। चलिए देखते हैं। ए पार्टिकल मूव अलोंग एक्स एक्सिस विथ इनिशियल स्पीड v नॉट इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स एक्सेलरेशन वेरी विथ टाइम एज सोन इन फिगर। अब आपको ग्राफ किसका दिया गया है, एटी का ग्राफ दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। क्या सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे t इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? इट इज आस्किंग फॉर इसके, इट इज आस्किंग फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। अच्छा, वो अलग क्वेश्चन होगा मे बी, चलो देख लेंगे। इसे करो, इसे अभी करो, कोई बात नहीं, ये नहीं होगा, हो सकता है ये अलग क्वेश्चन होगा। ये करो, वन मीटर पर सेकेंड, एक बच्चे ने आंसर दिया है, ओके। क्या करोगे 80 ग्राफ से? तो आपको एक्सेलरेशन, आपको वेलोसिटी मिलेगा। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है कितनी, v नॉट, मतलब ये t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी दे रखी है, और आपसे पूछी कब गई है, 4 सेकेंड पे, यहां पे पूछी गई है। और ग्राफ कैसा है, 80 ग्राफ है, तो बिल्कुल एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बाकियों को चमक में आ गया लगता है, कुछ बच्चों को चमक गया कि a जो होगा वो सर होता है dv बाई dt। और अभी आपने बताया था
कि अगर हम एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है तो इसको a dt करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे सर, और इंटीग्रेट करने का मतलब जीरो से हमें यहाँ पे पूछा गया है 4 सेकेंड पे, तो हमारी वेलोसिटी होगी, इसीलिए मैं चेंज बोलता हूं v इनिशियल से v फाइनल। अब क्या आप इसको निकालोगे? ग्राफ जब दिया जाएगा तो आपको निकालना नहीं है, यही तो इसका एरिया अंडर कर्व है। ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सबको पता है, एरिया अंडर कर्व। तो इस पूरे एरिया अंडर द कर्व को निकाल लीजिए और यहां से चेंज लिख दीजिए v फाइनल माइनस v इनिशियल, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, जहां से जहां का पूछा गया है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है वो सुनिए। अगर y कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट पे ये है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा, ऊपर वाला एरिया अपना पॉजिटिव होगा। क्लियर है? लेकिन यहां तुम फंसोगे, यहां तुम फंसोगे बुरी तरीके से। इसलिए फंसोगे क्योंकि आप नहीं निकाल पाओगे, सर ये तो पता ही नहीं है। ये पता होता तो ये बड़ा ट्रायंगल बनता एक और ये ट्रापीजियम बनता, तो सर कुछ हो पाता। बिल्कुल सही बात है, मेरी बात समझ रहे हैं? अरे ये टफ क्वेश्चन, ये जरा इसका आंसर बता दो तुम, टफ क्वेश्चन करा दो। अरे टफ ये कर, इसका आंसर तो बता दो तुम। ठीक है, डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव, कुछ भी बोल दे जा रहे हैं लोग। अरे डिस्टेंस यहाँ पे 80 ग्राफ है मेरे भाई, 80 ग्राफ में डिस्टेंस का क्या लेना देना? 80 ग्राफ है ये, वीटी ग्राफ नहीं है, वीटी ग्राफ नहीं है, ध्यान से देखो 80 ग्राफ है। ठीक है, तो 80 ग्राफ का टोटल एरिया आप तभी निकाल पाओगे जब इस ट्रायंगल का एरिया मैं A1 बोल रहा हूं और इस ट्रायंगल का एरिया A2 बोल रहा हूं। ये 1 दिया हुआ है, इस पॉइंट को कैसे भी हमें निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट अपना 2 दिया हुआ है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये पॉइंट हमें लाना पड़ेगा। ये नहीं आएगा तब तक नहीं होगा, और इसको बहुत आसानी से लोग निकाल सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से। आई थिंक निकाल सकते हो ये डिस्टेंस। इसे अगर मैं x बोल दूं, लेकिन फिर ये डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है, कैसे निकालोगे इसको? ये 1 कौन सा पॉइंट दिया है यहां पर? आई थिंक ये वाला पॉइंट 1 है और ये 2 है, ये बीच का पॉइंट इन्होंने गायब कर रखा है। ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा भाई बताइए सब लोग? tan थीटा से निकल सकता है, बट वो भी मिड का पॉइंट है, वो हमें नहीं पता ना। वो मिड का पॉइंट है, वो हमें नहीं पता। ये जो पॉइंट है 1 और 2 के बीच का मिड पॉइंट है, ये तो नहीं पता ना। ये तो होता तो 1.5 लिख देते। ठीक है, तो स्लोप से आप निकाल सकते हो। देखो ये कुछ आप x मान लो इसे। ठीक है, अगर ये x मानोगे, देखिए मैं कर रहा हूं, यहां तक की दूरी अपनी 1 है, अभी ग्राफ में ये 1 है, इसे x मानोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस एक्स, है ना। मैं क्या बोल रहा हूं, इसे x मान रहा हूं, ये 1 है। ठीक है, ये x है, तो यहां ये इंटरवल x हो गया, तो ये कितना हो गया यार? ये टोटल कितना हो गया? टोटल 2 है, और यहां तक 1 प्लस एक्स है, ये 1 प्लस एक्स है। ठीक है, ये अपना 2 हो गया और ये 1 प्लस एक्स है, अगर ये आपको x दिया हुआ है तो। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये डायग्राम में 1 क्या है, कहीं कुछ लिखा है? A particle move along x-axis with speed this if its acceleration vary with time दिया हुआ है। Find the velocity of particle at t equal to 4 सेकेंड। यहाँ पे ये 1 है, जैसे दिख रहा है उसी को मानते हैं, इसी को 1 मानते हैं। ठीक है, इसी को 1 मान लेते हैं। तो इसी को 1 मान लो, ये 1 है यहां पर, ये 1 है और ये 2 है, तो इनके बीच का जो इंटरवल है इसे x मान रहा हूं, ये x मान रहा हूं। ये क्लियर है सभी को? इसे x मान लिया। ठीक है, अब ये अपने पास x हो जाएगा और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? ये टोटल कितना है? ये टोटल डिस्टेंस है 2, तो ये टोटल डिस्टेंस अपना 2 है, और टोटल डिस्टेंस 2 है, और यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई?
1 प्लस एक्स, उसमें से इसको फिर माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1 प्लस एक्स, तो वो कितना हो जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स। शायद सभी लोग समझ गए। अब यहां से tan थीटा लगा दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5 अपॉन एक्स, इस वाले एंगल के लिए ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। बोलो भाई, तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 माइनस 5x इक्वल टू 2x, तो 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7x। x कितना आएगा 5/7, देख लो भाई यही आ रहा है क्या, एक बार चेक करिएगा सब लोग, यही आ रहा है सबका। स्क्वायर बना के भी करना चाहते हो, हाँ स्क्वायर बना के, तो स्क्वायर बना के करोगे, इस पूरे को स्क्वायर बना के, हाँ वहां से भी कर सकते हो कि ये पूरा 2 है और ये x है, ये 1 था, तो यहां से ये 2 है, तो ये पूरी डिस्टेंस अपनी हो जाएगी, लेकिन ये पूरी आएगी फिर उसमें ये नहीं कर पाओगे कि वो मिड पॉइंट होगा। ये 5/7 यही आ रहा है सबका, सबका यही आ रहा है भाई, ठीक है। और स्लोप को इक्वल कर सकते हो, स्लोप को भी इक्वल कर सकते हो, है ना, यहाँ पे स्लोप को, यहाँ का स्लोप इस लाइन का स्लोप इक्वल कर लो, वही किया है, tan थीटा का मतलब भी वही होता है। चलिए, तो x आ गया, अब आपके पास कोई टेंशन ही नहीं, आप पूरा एरिया निकालने वाले हो, पूरा एरिया निकाल लीजिए, है ना। तो इस एरिया को A1 ले लें, ट्रापीजियम का एरिया है पूरा, ये A1 ले लें, और इस पूरे एरिया को, ट्रायंगल वाले को A2 ले लें। तो A1 क्या लिख सकते हो, एरिया A1 क्या हो जाएगा, नेमिंग कर लें, A B C D E F, तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम, सभी बच्चों को फॉर्मूला आता होगा, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, है ना। एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा 1 प्लस 5/7, एक साइड हो जाएगी 1 प्लस 5/7, सम प्लस ये हो गया 1 प्लस 5/7, और ये है 1 प्लस 1। बोलो भाई, हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट अपने पास इसका कितना हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स ये हो गया, और हाइट हो जाएगा अपने पास 5, है ना, इंटू 5। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, ठीक है। ये 80 ग्राफ है भाई, 80 ग्राफ है, ST ग्राफ नहीं है, इसमें सार पेज है तो रहने दो, 80 ग्राफ है ये, मैंने ST ग्राफ के लिए बताया था। तो हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड ये आपको कैलकुलेट करना है, मुझे बस आंसर बता दीजिए। इसी तरीके से A2 बताइए क्या होगा, A2 मैं यहां कर दे रहा हूं, ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये साइन के साथ लिखेंगे, वो नेगेटिव होगा, माइनस हाफ, बेस कितना हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिए, ये 2 है और इतना अपने पास 1 माइनस एक्स है, तो बेस टोटल बेस कितना हो गया, ये नेगेटिव रहेगा, माइनस हाफ, बेस कितना हो गया, इतना अपने पास, इंटरवल कितना है, ये इंटरवल 2 यूनिट का है, देखिए ये 2 यूनिट का इंटरवल है, इसमें से 1 माइनस एक्स और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5/7, तो ये हो जाएगा बेस पूरा, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 10, तो इन दोनों की प्लीज वैल्यू बता दीजिए जल्दी से। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम -30/7, कैसे बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नेगेटिव आ रहा है तुम्हारा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये तो ऊपर है ना, ये नेगेटिव कैसे आ सकता है तुम्हारा, ये नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। फाइव अपॉन एक्स इक्वल टू 10 अपॉन 1 माइनस एक्स होगा। अच्छा हाँ, tan थीटा कर रहे हैं ना, अरे यार तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो,
यहाँ गड़बड़ हो गया है भाई। ये tan थीटा हो जाएगा 5/x, और इस छोटे वाले ट्रायंगल का tan थीटा अपोजिट साइड तो 10 है ना, अभी बता रहे हो सब कुछ करने के बाद। ये 10 होगा, 10/1 - x, सब गड़बड़ हो गया। समझे सब लोग? ये समझ में आया सभी को? यहां पर जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये ट्रायंगल मैं यहां बना दे रहा हूं। ये है ना आपका सिमिलर, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये कितना है अपना 1 - x, और ये कितना है 10, और ये अपने पास कितना है x, और ये कितना है 5। बोलो, तो पहले बताना था ना। तो अब यहां से अपने पास आएगा, अब इसकी वैल्यू निकाल लो कितना आ रहा है। ये 2 हो जाएगा, तो 1 - x इज इक्वल टू 2x। देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 - x इक्वल टू 2x। ये क्लियर है सभी को? चलिए, तो 1 इज इक्वल टू 3x, तो x आएगा 1/3 भाई, x आएगा 1/3, x अपना 1/3 आएगा। अब कर लोगे ना तुम लोग? अब तो आई थिंक कर लोगे सब लोग। तो मुझे इसका एरिया बता दो, ट्रेपीजियम का एरिया, और इसका एरिया A1 और A2 बता दो। फिर A1 कितना आ रहा है बता दो। हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड होगा 1 + 1/3, तो 1 + 1/3 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स में एक साइड 1 + 1/3 और दूसरा साइड अपना क्या हो जाएगा 1 + 1, तो हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट हो जाएगा 5, ये हो जाएगा A1। A2 क्या होगा माइनस हाफ बेस, बेस क्या हो जाएगा 2 + 2 माइनस 1 - 1/3, ये बेस हो जाएगा टोटल। ये टोटल बेस कितना होगा इस ट्रायंगल का, ये डिस्टेंस, ये तो बेस होगा, ये कितना होगा 2 और प्लस 1 - 1/3, यही तो होगा। तो वही लिख रहा हूं 2 + 1 - 1/3, हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 10, और ये नेगेटिव होगा, फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब बता दो, क्लियर है? तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, यहां मैंने नेगेटिव लगा दिया है, तो ये 10 का ही माइनस है, दो बार माइनस मत लगा देना, ठीक है। अब इसका टोटल जो निकालोगे वहां से तुम्हें चेंज मिलेगा, अभी चेंज डेल्टा वी जो होगा वो हो जाएगा, जो भी आपका आएगा A2 - A1 या A1 - A2, ये जो भी आएगा ये डेल्टा वी होगा, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू दिस। तो यहां से वी फाइनल पूछा है, तो इसमें वी इनिशियल में इसको जोड़ेंगे आप, वी फाइनल प्लस A1 - A2, ये आंसर होगा फाइनल। जल्दी से बता दीजिए करके। ट्रेपीजियम का कितना आ रहा है 50/3, ये 3 1 4, हाँ ठीक है, 4/3, और उधर 7/3, 35/6, हाँ सही आ रहा है, ये 35/6 होगा, दिख ही रहा है, ये 35/6 होगा बिल्कुल। और ये अपना कितना हो जाएगा माइनस, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + 2/3, तो -40/3, आई थिंक ये आ रहा है क्या, देखिए बिल्कुल -40/3। अब यहां से आप इसे कर लो, तो v इनिशियल अपने पास है 5 प्लस A1 कितना है 35/6, और ये माइनस, अब यहां पे ये मत कर देना, देखो ध्यान से, यहां जो बच्चे जल्दी में कर देंगे, ये माइनस है, अब यहां मैंने माइनस लगाया, आप यहां प्लस ही लिखो तो ज्यादा सही है, नहीं तो बच्चे दो बार यहां माइनस कर देंगे। यहां साइन के साथ लिखना फिर अपने आप, A1 आ चुका है प्लस के साथ, A2 आ गया है माइनस के साथ, तो वो नहीं तो उसमें आपको मिस्टेक हो जाएगा। फाइनल आंसर बोलो, इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर बोल दो, फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ, वी 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 फाइनल बताओ, वी फाइनल बता दो।
अब ये भी मुझसे ही करवाओगे। तो ये हो जाएगा अपने पास 5, जगह भी नहीं है, अरे बता दो यार सॉल्व करके, तुम लोगों ने कर लिया होगा। कितना आ रहा है? ये 6 इसका एलसीएम होगा, ये 80 होगा, 80 में से आप ये माइनस करो 35, कितना आ रहा है? 9। 9 आंसर है, सबके अलग अलग आ रहे हैं ना। तो इसका आएगा 5 प्लस ये हो जाएगा अपने पास 6 और 35 माइनस 80, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस -15/6 -5/2 -2.5, 2.5 ठीक है, -3/2 बिल्कुल सही है आंसर। -3/2 आएगा फाइनल वेलोसिटी। एक बच्चे का सही आया। कैलकुलेशन करना सीखो यार तुम लोग, कैसे टिक करोगे। तो -3/2 सही है। क्लियर है सभी को? 2.5 आ रहा है, 1.5 आएगा ना, 5/2 आ रहा है, 5/2 आ रहा है क्या? अच्छा 5/2 आया था। (15/6) था ना, 5/2 आया था। ठीक है। 99 कुछ भी लिखे जा रहे हो, कुछ बच्चे कुछ भी लिखे जा रहे हो, क्यों लिखे जा रहे हो? थोड़ा करो, मेहनत करो। ठीक है, क्लियर है। इंटीग्रेशन, एक भाई बोल रहा है इंटीग्रेशन किस दिन काम आता है? 2 क्लास से तुमने इंटीग्रेशन ही तो किया भाई। अच्छा, फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये आपका होमवर्क है, बढ़िया क्वेश्चन है, सोचिएगा। फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग सॉरी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो कब होगा यार नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में? कब होगा? जब वो लौट कर आएगा। ठीक है, -3/2 ही आएगा क्या अभी भी? अरे यार मुझे फिर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 5 प्लस कितना था? ये 6 था, और ये 35 माइनस 80, यही तो था। ठीक है, तो 5 और ये हो जाएगा माइनस कितना? 45/6, जिसको आप किससे कट किया था आपने? 3 से। तो ये हो जाएगा 10। नहीं भाई सही है, -5/2 ही आ रहा है। ठीक है, देखिए 45/6 आएगा, 45/6 आएगा, उसको आप कैंसिल करोगे 3 से तो 15/2 आएगा, और वहां से फिर एलसीएम लेके करोगे तो 10 - 15 -5/2 बिल्कुल सही है। फाइनल आंसर यही है भाई। ठीक है, ये सब छोटी छोटी, देखिए आप लोग बड़े बड़ी चीजों के चक्कर में पड़ते हैं, लेकिन आप लोग ये चीज नहीं समझ पाते हैं कि यही चीज आपको सिलेक्शन से रोकेगी, और यही चीज आपको जो है खासकर जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, आपको ये सब चीज सीखना है कि ऑन द स्पॉट हम एक बार में सही करें। ठीक है, चलिए, तो फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो नेगेटिव है ये, है ना, ये नेगेटिव है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। आप लोग लॉजिक लगाओ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जब वो मूव करने लगे, वो कब होगा? जब वो एक डायरेक्शन में जाए, ध्यान दीजिए, एक डायरेक्शन में जाए और फिर रुक जाए, और रुकने के बाद फिर लौटेगी, तब तो होगा। ठीक है, तो आप देख लो कि कहां पर वेलोसिटी 0 होगी। जहां पर वेलोसिटी 0 होगी वही वो टाइम होगा। और वेलोसिटी हमारी 0 कहां पर होगी? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई एरिया, ये डेल्टा वी 0 हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो? जो वेलोसिटी है वो 0 हो, मतलब फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास, मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के बराबर हो जाए। मानते हो कि नहीं? डेल्टा वी जो है, अगर हमें वेलोसिटी 0 करना है तो फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हो? फाइनल वेलोसिटी 0 हो और v इक्वल टू 5 हो। तो कोई एक ऐसा एरिया आपको देखना है
जहां पे 5 आ जाए। क्लियर है सभी को? तो ये आपको करना है। द वेलोसिटी, आप लोग इलिप्स का एरिया जानते हो, ये सर्कुलर लिखा है बट दिस इज नॉट ए सर्कल। तो एरिया ऑफ इलिप्स बता देता हूं, कहीं आपको काम आएगा। एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, अभी नहीं जानते होगे। पाई ए बी, ये है एरिया ऑफ इलिप्स, पाई ए बी। ठीक है, पाई ए बी। इंटीग्रेट करके 9 कैसे आ सकता है भाई? आपको इंटीग्रेट पहले किस खुशी में कर रहे हैं? आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बहुत भारी काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर इंटरवल का फंक्शन बनाना होगा। इसका आप कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं? पहले आपको 0 से 1 में एक्सेलरेशन का फंक्शन अलग होगा, 1 से 2 में इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, फिर 2 से 4 में इस लाइन की इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर 3 जगह पे इंटीग्रेशन ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बहुत टफ होगा उसमें। आप एरिया ऑफ इलिप्स के बारे में जानिए पहले। इलिप्स क्या होता है? सभी को, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं। अगर ऐसा होता है इलिप्स, ठीक है, इट इज ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। तो अच्छे क्वेश्चन में कभी जरूरत पड़ती है, अभी आगे आगे और बताऊंगा। अभी इतना जान लो बस कि इस वाले को कहते हैं, ये ओरिजिन होता है, इसको कहते हैं a,0, ये होता है -a,0, ये होता है 0,b, ये होता है 0,-b। मतलब ये डिस्टेंस b होती है, ये डिस्टेंस a होती है। तो टोटल डिस्टेंस इसकी हॉरिजेंटल में कितनी हो गई? 2a हो गई। और ये वर्टिकल में टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2b। दिख रहा है? तो a को कहते हैं, जो बड़ा होगा उसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, और जो छोटा होगा उसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। ये सब आप कोनिक सेक्शन में मैथ्स में पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है, तो सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, अब आपको इसी का एरिया मैंने आपको बताया, जैसे सर्कल का एरिया जब a = b हो जाएगा तो ये एलिप्स क्या बन जाएगा? सर्कल। जब a = b हो जाएगा तो एलिप्स क्या बन जाएगा? सर्कल। ठीक है, तो अब आप यहां से देखो, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल वेरी विद टाइम, ये vt ग्राफ है, ये vt ग्राफ है। आपको इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है 2 सेकेंड से 6 सेकेंड में। ये है 2 सेकेंड और ये 6, लेकिन ये सर्कुलर लिखा है केवल। सर्कुलर का मतलब आप समझते हो? सर्कुलर का मतलब ये हुआ कि वो इलिप्स भी हो सकता है, सर्कल। जब तक सर्कल ना लिखा हो तब तक आप सर्कुलर नहीं मान सकते। ठीक है, तो आपको सर्कुलर तभी आप बोल सकते हैं जब उसका a = b हो। जब a = b हो जाता है तो आप सबको पता है कि इलिप्स कैसा बन जाता है? सर्कल बन जाता है। तो इलिप्स का स्पेशल केस है सर्कल। तो यहां पर आप खुद देखिए कि यहां टाइम है, ये टोटल डिस्टेंस 4 सेकेंड है, 4 यूनिट है, दिख रहा है, और सेकेंड है। और ये टोटल यूनिट आपको कितनी दिख रही है? यहीं से आप समझ रहे होंगे, ये 2 है, 10 और 12। तो यहां पे अपने पास क्या है? ये 2 यूनिट है, इतना 2 यूनिट है। ठीक है, और ये अपना कितना है? 4 यूनिट है। एरिया निकालना है हमें, तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? पहले तो वीटी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व है। अब आप लोगों को यह भी पता है, क्या बात है, अरे भाई डरा रहे हो तुम लोग तो। ये संजय बाबू को तो सब पता है, x² / a² + y² / b² = 1। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अरे 11th के बच्चे हो, क्या बात है। तो अब यहां पे हमें डिस्टेंस निकालना है। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो हमें डिस्टेंस भी दे देगा और वही डिस्प्लेसमेंट भी दे देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वीटी ग्राफ कैसा ग्राफ है यार? ये ऊपर है, तो मैंने कहा था कि यही वीटी ग्राफ भी है और यही मॉड वी भी है। तो डिस्टेंस भी पूछता तो इसका आंसर भी आप यही देने वाले थे। तो आपको 2 एरिया मिलेगा। ये है अपना एरिया अंडर द कर्व, दिख रहा है सभी बच्चों को?
तो दिस इज आवर एरिया अंडर द कर्व। कैसे निकालोगे इस कर्व का एरिया? एक तो इलिप्स का आधा एरिया होगा और प्लस एक रेक्टेंगल का एरिया होगा। नेमिंग कर रहा हूं, ए बी सी और डी। दिख रहा है? इतना पार्ट अपना इलिप्स है और इतना पार्ट अपना रेक्टेंगल है, इनका एरिया निकालना है। ठीक है, 3 डायमेंशन में एलिप्सॉइड होगा। वाह, अरे तुम लोग तो बहुत कुछ जानते हो यार, क्या बात है। क्या नाम है भाई साहब का, दिख ही नहीं रहा है। तो सर्कल में जो है, अब चलो फिर पहले इसका निकाल लेते हैं। डिस्टेंस टोटल जो होगा वो इलिप्स है, ये सेमी इलिप्स है, तो पाई ए बी टोटल का होता है और आधे का हो जाएगा पाई ए बी बाई 2। ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा, ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ही है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। वेलोसिटी वर्सेस टाइम या स्पीड वर्सेस टाइम यही है, क्योंकि एरिया पॉजिटिव है। जहां एरिया नेगेटिव होता है उसको फिर नेगेटिव को पॉजिटिव बना के हमें जोड़ देना होता है। इसमें a इक्वल टू बी होगा, देख लेते हैं। हाँ सही कह रहे हो, यहां पे तो a इक्वल टू बी ही है, a इक्वल टू बी ही है, तो इसको सर्कल ही मान लें क्या फिर, क्योंकि a इक्वल टू बी ही आ रहा है। देखो यही तो है। तो ये अपना जो आ रहा है ये कितना है, 2 यूनिट, और ये भी अपना कितना आ रहा है, ये 2 है, ये 6 है, टोटल 4 होगा, है ना, 4 होगा सेंटर पे, तो ये भी 2 ही आ रहा है। तो ये सर्कल ही मान लो ना फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर a इक्वल टू बी है, ये सर्कल ही मान लो। ज्यादा ज्ञान दे दिया फालतू में तुम लोगों को, इस सर्कल से हो जाएगा। ये सर्कल ही है, a इक्वल टू बी है, ये सर्कल ही है। तो सर्कल का आधा एरिया कर लो, तो अब तो इजी है तुम्हारे लिए। डिस्टेंस हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देख लो क्या आ रहा है, पाई रेडियस कितना हो जाएगा 2, तो पाई 4 अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस रेक्टेंगल का कितना होगा, ये 10 है और ये कितना है 4, तो 10 इंटू 4, तो इधर आ जाएगा 2 पाई प्लस 40, 2 कॉमन ले लो तो पाई प्लस 20 आ रहा है, ये 2 पाई प्लस 40, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस चक्कर में तुम लोगों को थोड़ा ज्ञान दे दिया ज़्यादा, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो, क्योंकि कुछ लोगों ने एलिप्सॉइड की भी बात करी, उनको इक्वेशन भी आता है, बहुत अच्छी बात है। इसकी इक्वेशन अब इतना जान गए हो तो ये भी जान लो, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हालांकि अभी ये सब फालतू है, अभी बताऊंगा, यूज नहीं कराऊंगा तो भूल जाओगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 324/7 तुमने सॉल्व किया क्या पाई की वैल्यू डाल के? वो मत करो, वैल्यू दी रखी हुई है पाई के टर्म्स में, ऑप्शन तो है, क्यों सॉल्व कर रहे हो? चलो ये क्वेश्चन करो सब लोग, इसमें जो ज्ञान दिया है वो काम आ सकता है। जो मैंने आज अभी आपको ज्ञान दिया हो सकता है वो आपको यहां काम आ जाए, तो ज्ञान कभी खराब नहीं होता। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ मास एम इनिशियली एट रेस्ट, ये अरेस्ट लिखा है, वाह वाह अरेस्ट नहीं है भाई एट रेस्ट है। ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम को तुम अरेस्ट कर रहे हो। ठीक है, मास एम को आप अरेस्ट कर रहे हो, गलत बात है। तो ये है अपने पास ए पार्टिकल ऑफ मास एम इनिशियली
एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय ए वेरिएबल फोर्स एफ, ठीक है, फॉर ए ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम टी। तो एक फोर्स लगता है किसी पार्टिकल पे और वो ऐसे वेरी करता है। पार्टिकल पे जो फोर्स है उसका फंक्शन दिया हुआ है, फोर्स जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। इट बिगेन्स टू मूव विथ वेलोसिटी u। तो इनिशियली जो है पार्टिकल ऐसा था, मान लो ये t इक्वल टू 0 पे u से शुरू हुआ और फोर्स इस पे लग रहा है कुछ, और वो फोर्स का नेचर आपको ग्राफिकली दिखाया जा रहा है, ठीक है। इट बिगेन्स टू मूव विथ वेलोसिटी u आफ्टर द फोर्स स्टॉप एक्टिंग। अच्छा, फोर्स लगने के बाद ये मूव करता है u से, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इट बिगिंस टू मूव विथ ए वेलोसिटी u आफ्टर द फोर्स स्टॉप एक्टिंग। वेरिएशन ऑफ फोर्स विथ टाइम सोन इन द ग्राफ, द कर्व इज ए सेमी सर्कल। अच्छा, ये पूरा पूरा लिख रखे हैं बट ये गलत लिखे हुए हैं। सेमी सर्कल क्यों लिखा है इन्होंने मुझे नहीं पता, क्योंकि इधर तो फोर्स है, ये यूनिट फोर्स की है, इतना फोर्स आ रहा है और इतना इधर टाइम का है, तो ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं। देन u इज गिवन बाई, क्योंकि आप इधर रेडियस क्या लोगे, आप खुद सोचो, इधर रेडियस क्या लोगे एफ नॉट, और इधर क्या लोगे टी नॉट, टी जो भी टाइम आएगा टी नॉट बाई 2। तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, तो ये इलिप्स ही बनेगा, ठीक है। फोर्स का ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यार, इतना तो तुम लोगों को पता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वही चीज सोचो। तो एक तरीके से इसको तुम फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ क्यों देख रहे हो, आप इसको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ ना। कैसे बनाओगे यार, F इक्वल टू एम ए, ये तो पता होगा, ये मैं नहीं मान सकता कि आपको नहीं पता है। तो A क्या होता है F बाई एम, तो उसमें बस एक m कांस्टेंट m का ही तो फर्क है। तो अगर मैं इसको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना चाहूं, यही तो कॉमन सेंस है, थोड़ा अपना आईक्यू भी बढ़ाने का है। तो A वर्सेस T का ग्राफ है, तो मैं F नॉट बाई एम कर दूंगा, मानते हो कि नहीं। यहां मैं F नॉट बाई एम कर दूंगा, तो इसके जगह पे मैं इसको कैसे देखूंगा, AT ग्राफ देखूंगा, समझ गए। अब आपका काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया ये। जब ये AT ग्राफ हो गया तो आपको क्या बोला है इसने, इट बिगिंस टू मूव विथ वेलोसिटी u आफ्टर द फोर्स स्टॉप एक्टिंग। इनिशियली रेस्ट पे था और इट बिगिन टू मूव विथ ए वेलोसिटी u आफ्टर द फोर्स स्टॉप एक्टिंग। तो वेरिएशन ऑफ फोर्स दिया है, तो वेरिएशन ऑफ फोर्स से हमने AT का ग्राफ बना लिया। अब बोलते हैं कि u कितना होगा, तो अब आप AT की थ्योरी लगा सकते हो। एरिया अंडर AT ग्राफ क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, बस कर लो। एरिया अंडर AT ग्राफ क्या होगा, डेल्टा V के बराबर, ठीक। तो डेल्टा V मतलब क्या हुआ, V फाइनल माइनस V इनिशियल, और यहां पे V इनिशियल देखो कितना है, इनिशियली एट रेस्ट है, तो V इनिशियल 0 है, और V फाइनल कितना है, U है, ये होगा अपना V फाइनल, दिख रहा होगा सभी को। तो आप यहां से U लिखोगे और दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर A वर्सेस T ग्राफ। मैंने F नॉट को M से डिवाइड करके इसको क्या बना दिया, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसका ये एरिया तुम्हें निकालना होगा। ये कह रहे हैं कि इसको सर्कल मानो, ठीक है। अब इसको सर्कल मानने पे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको उसका लॉजिक बताया कि यहां पर रेडियस आएगा, अगर यहां से देखोगे तो रेडियस आएगा आपका F नॉट बाई एम, जबकि ये अपने पास है T और सिमेट्रिकल कर्व है, तो यहां पे आएगा ये T बाई 2, ठीक है। तो ये F नॉट बाई एम और T बाई 2 दोनों बराबर नहीं हो सकते ना, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो आपको जो अभी मैंने बताया, आपको एलिप्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से एलिप्स है, एलिप्स का आधा एरिया लेना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ एलिप्स। और एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, पाई AB बाई 2, आधा है ना, एरिया ऑफ सेमी एलिप्स है ये, तो पाई AB बाई 2 इक्वल टू U। अब A क्या लेते थे, ये एलिप्स है अपना, इसमें से आप इसे A मान रहे हो और इसे B मानते थे ना, ये B और इसे A। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तरीके से A की वैल्यू हो जाएगी T बाई 2, दिख रहा है सभी बच्चों को। इससे कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू हो जाएगी T बाई 2 और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
एफ नॉट बाई एम। तो बी की वैल्यू हो जाएगी एफ नॉट बाई एम और ए की वैल्यू हो जाएगी टी बाई टू। तो आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा। तो यहाँ पे यू आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। पाई बाई टू इंटू ए क्या हो जाएगा टी बाई टू इंटू एफ नॉट बाई एम। तो ये आएगा पाई टी एफ नॉट अपॉन में 4m पाई एफ नॉट टी अपॉन 4m। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्लियर है, सर्कल से नहीं होगा। डी पार्ट कैसे आ रहा है कई बच्चों का, डी पार्ट कैसे आ रहा है, एफ नॉट टी बाई 2m कैसे आ रहा है, पाई उनका आ ही नहीं रहा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये कैसे आ रहा है तुम लोगों का? बहुत बच्चे डी कमेंट कर रहे हैं। देखिए सेमी सर्कल कैसे मानोगे यार, रेडियस क्या लोगे? चलो अच्छा, तुम अगर सेमी सर्कल लोगे तो रेडियस क्या लोगे ये बताओ, रेडियस क्या ले लोगे? इसको आर लोगे कि इसको आर लोगे? बात को समझो, ठीक है। ये बता चुका हूं, सेमी सर्कल नहीं होगा, वो गलत लिखा हुआ है, कर्व लिख देना चाहिए बस, या सर्कुलर लिख देना चाहिए था। सेमी सर्कल लिख दिया इन्होंने, तो सेमी सर्कल गलत है क्योंकि रेडियस ये दोनों टी बाई टू और एफ नॉट बाई एम बराबर नहीं होंगे ना यार। रेडियस तो एक ही होता है ना, कि यहां रेडियस अलग होगा यहां अलग होगा। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है ना, तभी तो मैंने यहां काट के लिख दिया है, तुम्हें पहले ही बता दिया, और इसीलिए इलिप्स का ज्ञान दिया आज तुम्हें। एससी वर्मा आपको टिक करा दूंगा भाई, पहले चैप्टर तो खत्म होने दो, सारे मिक्स कॉन्सेप्ट हैं उसमें। तुम लोग को जो यही दिक्कत है, वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं वो ज्यादा बकवास नहीं करते, वो जो पढ़ाया जाता है पहले उस पर अपने आप को फोकस करते हैं। तुम लोग जो कराया जाता है उसको छोड़ के बाकी दुनिया जहान में पड़े रहते हो। अगर आप ये यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, मैं तो बोलता हूं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इतनी ढेर सारी चीजें यहाँ जो कर रहे हो अगर कर लेते हो तो। लेकिन कुछ भी चीज जो है परफेक्ट नहीं होता, तो अपने आप को परफेक्ट करने के लिए हमें और मेहनत करना ही है। तो इसीलिए हम क्वेश्चंस और करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्राफ ऑफ पोजीशन x वर्सेस इनवर्स ऑफ वेलोसिटी 1/v वर्सेस x का ग्राफ है फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन एज सोन। अब यहां तुम्हें सोचना है, अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, ठीक है। मैंने नहीं बताया तुम्हें कि 1/x और 1/x वर्सेस 1/v का ग्राफ क्या देगा। तुम्हें अब अपना दिमाग लगा के सोचना है कि कुछ मिलेगा क्या। फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 15। इसके दो रास्ते हैं। ये अच्छा, टाइम बताना है हमें, जब वो कहां से कहां मूव करता है, ये x इक्वल टू 3 से 15 पे जब वो जाता है तो क्या समय लगेगा, ये आपको बताना है। अब ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, लेकिन इतना तुम लोग को पता है कि हमने v वर्सेस x का ग्राफ पढ़ा था, है ना। v वर्सेस, आप देखो, अगर आप चाहते हो कि इसमें देखें कि इसका स्लोप या एक्सेलरेशन क्या देगा, तो ट्रिक बताता हूं। टू चेक स्लोप, क्या करो देखो, टू चेक स्लोप आप y/x लिखो, तो y में देखो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी SI यूनिट लिखो। y में यहां पर जैसे x है तो उसकी SI यूनिट लिखो। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, जनरली काम आ जाता है ये। टू चेक स्लोप, स्लोप अगर, हालांकि ये ट्रिक है, बाकी आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहां से अच्छा ये बताओ यार कि v को क्या लिखते हो, ds/dt, तो 1/v क्या हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ यहीं से, बेसिक चीजों से, dt/ds हो जाएगा। अच्छा, और यहां पे s है, यहां पर s है, तो तुम्हारा कुछ दिमाग चमका कि नहीं चमका। 1/v को, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, एरिया अंडर, इसको अगर y मानते हो और इसको x मानते हो
तो एरिया अंडर 80 एरिया अंडर कर्व क्या लिखते हो आप? इंटीग्रल वाई डी एक्स लिखते हो ना। तो वाई के जगह पे क्या है, एक तरीके से वाई के जगह पे अपना है डिस्टेंस एस, और एक्स के जगह पे क्या है 1/v। 1/v का मतलब dt बाई डी एस, और ये अपना ds अगर इसको लेके चल रहे हो तो ये कट जा रहा है, तो मुझे लगता है इसका एरिया अंडर द कर्व आपको टाइम दे देगा। तो यही ट्रिक मैं यहां समझा रहा हूं। टू चेक स्लोप आप y/x करो, और y पे जो SI यूनिट है उसका y पे जो फिजिकल क्वांटिटी मेंशन है उसकी यूनिट लिखो। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, x की यूनिट क्या हो जाएगी, x की यूनिट हो जाएगी मीटर। x की यूनिट अपने पास क्या हो जाएगी देख लो, x की यूनिट है अपने पास मीटर, ठीक है। y में अपने पास x है ना, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर, और x में क्या हो जाएगा 1/v। तो 1/v का क्या हो जाएगा, 1/v है तो 1/v का क्या हो जाएगा बताओ, मीटर पर सेकेंड होता है, और 1/v है तो इसको ऊपर ले जाओ एक तरीके से, तो हो जाएगा अपने पास 1/v की यूनिट हो जाएगी सेकेंड अपॉन मीटर, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलता है, मीटर स्क्वायर सेकेंड, मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो ये एक तरीके से आपको एक्सेलरेशन दे देगा, इसका जो स्लोप होगा वो आपको इसका एक्सेलरेशन दे देगा, दिख रहा है। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो कहीं, अगर स्टैंडर्ड ग्राफ ना हो तो आप पता करने के लिए। तो मीटर नहीं यार, एक्सेलरेशन नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। मीटर स्क्वायर सेकेंड हमने कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं पढ़ी। अब आप अगर एरिया का चेक करना चाहते हो तो एरिया होगा y इंटू एक्स, मानते हो, इंटीग्रल y इंटू एक्स। तो एरिया के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, एरिया के लिए क्या करोगे, y के जगह पे जो यूनिट है उसको लिखो, वो है मीटर। x के जगह पे जो यूनिट है 1/v उसका है सेकेंड अपॉन मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल, क्या मिला सेकेंड, यही चीज मैं आपको समझा रहा था। तो यहां से चमका कि सर ये तो बहुत आसान हो गया, क्यों, क्योंकि यहां से मैं जब ये 3 पर था और जब ये 15 पे गया तो ये ट्रापीजियम का एरिया आपको टाइम इंटरवल दे देगा। ये जो ट्रापीजियम का एरिया होगा इस ग्राफ का, वो आपको क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल दे देगा। मीटर स्क्वायर सेकेंड एक्सेलरेशन नहीं होता है भाई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है। इसीलिए इसका स्लोप हमें कुछ नहीं देगा, बट इसका एरिया हमें टाइम देगा। तो बस इसका एरिया निकाल लो, एरिया अंडर कर्व, तो ये डेल्टा टी आपको टाइम दे देगा। तो डेल्टा टी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, मतलब ये 3 और 15, तो 3 + 15 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट हो जाएगा 6 ना, तो इनटू 6, तो डेल्टा टी आ जाएगा हाफ इंटू 18 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा 54 सेकेंड। बोलो भाई। हाँ बिल्कुल, एक दूसरा ये तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड ये है कि आप इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन लिख के फंक्शन बना सकते हो और इंटीग्रेट कर सकते हो। सेकंड मेथड क्या है देख लीजिए, वो भारी मेथड है, मतलब लेंदी मेथड है, ठीक है, लेकिन वो बेसिक है, वो हमेशा काम आएगा। यहाँ पे 2,3 है और यहाँ पर है 8,15। तो लाइन की इक्वेशन सबको पता है, 2 पॉइंट फॉर्म की, x1, y1, x2, y2, ये आप करेंगे, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये मैंने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तो भी बताया था, 2 पॉइंट फॉर्म की लाइन। अब आप यहां से इसकी इक्वेशन लिख लो, ठीक है। तो यहां पर अपना वेरिएबल है x और यहां पर है 1/v, तो इसको आप y की तरह ट्रीट करो, इसको x की तरह। तो क्या लिखोगे, y मतलब x माइनस x1, x1 आप ले रहे हो 2 को, तो 2 को ले लो, इक्वल टू y2, x y माइनस y1 है ना, तो y के जगह पे x है, ठीक है। तो x माइनस y माइनस y1 होगा ना, तो y के जगह पे x है यहाँ पर,
तो एक्स वाई माइनस y1 मतलब 3 इज इक्वल टू y2 मतलब 15 माइनस 3 अपॉन x2 मतलब 8 माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा x के जगह 1 अपॉन v है माइनस 2x माइनस x1। ये इक्वेशन बनेगी। तो आपको यहां से v एज ए फंक्शन ऑफ x मिलेगा। फिर आप इसको क्या करोगे, dx बाई dt कर देना। जो लोग करना चाहते हैं इस मेथड से उनके लिए बता रहा हूं। यहां से आपको मिल जाएगा v एज ए फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। फिर आप dx बाई dt करके और इंटीग्रेट करके निकाल लेना। लिमिट दी हुई है, ठीक है, लिमिट आपको दी हुई है। तो dx बाई dt आपको मिल जाएगा, v एज ए फंक्शन ऑफ x आपको पता है, तो वहां से आप आराम से dt निकाल लोगे। और x की लिमिट कहां से कहां रखोगे, 3 से 15। x की लिमिट कहां से कहां रखोगे, 3 से 15, तो आपको मिल जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड आपका होमवर्क है, आपको करना है इसको, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है? चलिए फिर अब आप लोग सुनिए, आप लोग अभी जो है जो भी आपने पढ़ा है उसमें आप एससी वर्मा में देखिएगा शुरू के क्वेश्चन, एससी वर्मा के 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन, 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। काइनेमेटिक्स के एससी वर्मा के 1 से 10 तक वो आप कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं। 1 से 10 या 12 तक आगे बढ़ के देखिएगा, जहां तक आप कर पाए, जहां तक आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे पास अभी बुक नहीं है, नहीं तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर भी बोल देता। तो 1 से 10 या 12 तक आप जरूर कर लीजिएगा, 2 दिन की छुट्टी है। उसके बाद से आपको डीपीपी अभी गई है ना, काइनेमेटिक्स की डीपीपी गई है आपके पास, फर्स्ट काइनेमेटिक्स की डीपीपी गई है, उसे निपटा देना, ठीक है। और अभी कल तो टेस्ट की तैयारी करोगे। टेस्ट में जो है एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, टेस्ट जब भी दिया करो तो टेस्ट में पहले एवरेज क्वेश्चन ढूंढ लिया करो। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम इसमें फंस सकते हैं, उसको उस समय मत ट्राई किया करो, क्योंकि उसके आगे भी क्वेश्चन इजी पड़े होंगे, ठीक है। सीट आपको मिलेगी जब चैप्टर एंड होगा तब, क्योंकि उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सीट आपको मिलेगी जब आपको एंड हो जाएगा ये चैप्टर, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। इसीलिए अभी आपको डीपीपी करनी है और साथ साथ में एससी वर्मा करना है और इरोडोफ करना है। इरोडोफ मोस्टली मैं क्लास में आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है मैं आपको होमवर्क दूं, बट इरोडोफ मोस्टली हम लोग क्लास में करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।